नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आदेश 2 वाद की विवेचना के बारे में बताता है कि न्यायालय में जब वाद संस्थित किया जाएगा तो वाद की विवेचना किस प्रकार की जाएगी। तो सबसे पहले जो इसका अपन प्रारूप देखेंगे उसमें कि वाद की विवेचना में 7 नियम होंगे। 7 नियम में पहला नियम है वो ये बताता है कि जो वाद की जब विवेचना की जाएगी तो उसमें सभी विवादग्रस्त विषयों को सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा नियम कहता है दावे का परित्याग किया जाएगा, यदि नहीं किया गया है तो अनुतोष न्यायालय की इजाज़त से ही मिलेगा। तीसरा है पक्षकार और वादकों का संयोजन, और चौथा है स्थावर संपत्ति के साथ अन्य लाभ भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। पांचवा है जहाँ पर निष्पादक प्रशासक और नोटिस दिया जाता है तो वहाँ पर मामले में वाद की विवेचना किस प्रकार की जाएगी। और 6 में उनका संयोजन हो जाएगा और 7 में आक्षेप लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है वाद हेतु की, यानी प्रतिवादी का कोई कार्य या लोभ जिसे पीड़ित को वाद लाने का अधिकार प्राप्त होता है तो ऐसे वो वाद हेतु कहलाता है। नियम 1 ये कहता है कि व्यक्ति वादों की विवेचना ऐसे करेगा जैसे कि विवादग्रस्त विषय का अंतिम निस्तारण हो सके तथा अत्यधिक मुकदमेबाजी न हो। यानी कि सबसे पहले बात आती है कि वाद की जब विवेचना की जाएगी तो उसमें नियम 1 के अंतर्गत सभी जो विवादग्रस्त विषय हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा जिससे कि वाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सके तथा अन्य दोबारा से न्यायालय में वाद संस्थित नहीं किया जा सके। नियम 2 ये कहता है कि जहाँ पर व्यक्ति सभी वाद हेतुकों को के लिए वाद ला रहा है या वाद ला सकता है और वह नहीं लाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने जो अन्य जो भी वाद हेतुक हैं उनका परित्याग कर दिया है। यानी सभी वाद हेतुकों के लिए वाद एक साथ में लाया जाएगा और यदि नहीं लाया जाता है तो वहाँ पर यह माना जाएगा कि उन्होंने अन्य जो भी वाद हेतुक है उनका परित्याग कर दिया है। जहाँ पर व्यक्ति ने अपने दावों के भाग का परित्याग किया है तो वह बाद में वाद नहीं ला सकता। जहाँ पर पक्षकार ने यदि अपने हिस्से के या अपने दावे में किसी भाग का परित्याग कर दिया है तो वहाँ पर वह उस दावे को दोबारा से न्यायालय में वाद संस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार यदि परित्याग कर दिया जाता है तो उसके बाद उन्हीं वाद हेतुकों के लिए दोबारा से न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है। जहाँ पर वादी एक से अधिक अनुतोष ले सकता है और उसने अनुतोष के भाग का परित्याग कर दिया है तो वह दूसरा वाद तभी ला सकता है जब परित्याग न्यायालय की इजाज़त से किया गया। जहाँ पर एक से अधिक यदि अनुतोष पक्षकार ले सकता है लेकिन उन्होंने केवल एक ही अनुतोष लिया है और अन्य अनुतोष अगर उसने नहीं लिए हैं तो वह दोबारा वाद तभी ला सकता है जब न्यायालय की इजाज़त से उसने उस भाग का परित्याग किया हो। यदि न्यायालय की इजाज़त से उसने परित्याग नहीं किया है तो वह दोबारा से न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है। समपार्श्विक प्रतिभूति और बाध्यता एक ही वाद हेतु का हिस्सा, यानी यदि साथ में यदि प्रतिभूति आ गई या कोई बाध्यता आ गई तो वहाँ पर जो एक ही वाद हेतु का उसी का हिस्सा उसको माना जाएगा। लेकिन इस नियम का अपवाद है कि अनुच्छेद 226 में परमादेश रीट पर लागू नहीं होता है और निष्पादन कार्रवाइयों पर लागू नहीं। यानी इन जो मामलों में परमादेश की जो याचिका है उसमें और निष्पादन कार्रवाइयों में अलग अलग से भी अनुतोष की मांग की जा सकती है। नियम 3 कहता है कि पक्षकार तथा वाद हेतुकों का संयोजन हो सकता है। जिस प्रकार से पक्षकारों का संयोजन हुआ है उसी प्रकार से वाद हेतुकों का भी संयोजन हो सकता है। एक ही वाद में यदि अलग अलग यदि कोई वाद लेके आता है तो उन वादों को एक साथ में भी संयोजित किया जा सकता है। ऐसे ही जो वाद हेतुक है उनको भी संयोजित किया जा सकता है और पक्षकारों को भी संयोजित किया जा सकता है। जैसे वह बहुविधता क्या, या जहाँ पर पक्षकार और वाद हेतुक दोनों में त्रुटि हो तो उसे बहुविधता कहते हैं। यानी यदि पक्षकारों का भी असंयोजन हुआ है और वाद हेतुकों का भी असंयोजन हुआ है तो वो बहुविधता कहलाती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। पीछे के जो आरजेएस या अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें इस बहुविधता के बारे में पूछा गया है। बहुविधता वो होती है जहाँ पर पक्षकार और वाद हेतुक दोनों में त्रुटि होती है या दोनों का ही किसी वाद में संयोजन होता है तो उसे बहुविधता कहते हैं। नियम 4 कहता है स्थावर संपत्ति में सामान्यतः कोई और अनुतोष नहीं होगा सिवाय जो भी स्थावर संपत्ति होगी उसमें अनुतोष की मांग उन्हीं स्थिति में की जा सकती है। यानी सामान्यतः कोई भी अन्य अनुतोष नहीं होगा, केवल अंतकालीन लाभ और भाटक। यदि कोई अंतकालीन लाभ है या कोई किराए से संबंधित कोई बात है या संविदा भंग की नुकसानी या अन्य कोई अनुतोष जो उस वाद हेतु से उत्पन्न हुआ है तो ही स्थावर संपत्ति में अन्य अनुतोष को मांगा जा सकता है, अन्यथा अन्य अनुतोष को नहीं मांगा जाएगा।
नियम 5 कहता है कि जहाँ पर निष्पादक, प्रशासक और वारिस के विरुद्ध वाद है वहाँ पर सामान्यतः इन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ा जाएगा, सिवाय जहाँ पर वह संयुक्त है, हकदार या दायी है। यानी जहाँ पर निष्पादक से संबंधित या प्रशासक से संबंधित या वारिस के रूप के विरुद्ध वाद है वहाँ पर सामान्यतः इन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि जहाँ पर निष्पादन के रूप में न्यायालय में वाद दायर किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ा जाएगा। केवल जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति का निष्पादक के रूप में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसे संपत्ति के रूप में जोड़ा जाएगा। यदि कोई प्रशासक है, किसी संपत्ति में प्रशासन का कार्य कर रहा है, या किसी कंपनी में यदि प्रशासक के रूप में कार्य कर रहा है, या किसी संपत्ति का वारिस के रूप में यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उन्हीं की हैसियत से ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, नहीं कि उसके लिए कोई व्यक्तिगत दायित्व होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर निष्पादक, प्रशासक और वारिस को व्यक्तिगत रूप से जोड़ा जा सकता है, जहाँ पर वह संयुक्त रूप से उसमें संपत्ति में दायी होते हैं या हकदार होते हैं, तभी उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी उसमें जोड़ा जा सकता है, अन्यथा उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज जो अगला जो इसका जो नियम है 7 और 8 है वो ये बताता है, 6 ये बताता है कि जैसे अपन ने पक्षकारों का संयोजन किया, वादी और प्रतिवादियों का संयोजन होता है, उसी प्रकार से अपन इसमें भी वाद हेतुकों का संयोजन कर सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जो वाद हेतुक है उनको एक साथ में सम्मिलित किया जाएगा। और नियम 7 ये कहता है जहाँ पर न्यायालय को यदि कोई उलझन या विलम्ब महसूस होता है तो वहाँ पर न्यायालय उन पक्षकारों को ये कह सकता है कि आप इन विवादकों के लिए या विवाद हेतुकों के लिए आप न्यायालय में अलग अलग वाद संस्थित करें। तो इस प्रकार से दोबारा से भी न्यायालय वाद प्रस्तुत करने के लिए उनको कह सकता है। धन्यवाद।